एमपी बोर्ड एनएमएमएस का एग्ज़ाम 24 सितंबर को है, तो जिसके लिए बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ है। और सिर्फ इसके फॉर्म भरने से सभी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो जाएगा। जो बच्चे मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे, उन्हीं का पेपर क्लियर होता है। तो मैंने अभी विज्ञान के सिलेक्टेड कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। इस पेपर में दो पेपर होंगे, पहला होगा मैट का और दूसरा होगा सेट का। तो जो दूसरा सेट का पेपर रहेगा, इसमें 35 नंबर के विज्ञान के और 35 नंबर के सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन आएंगे। साथ में 20 नंबर के गणित के क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर जो 2022 और 23 में पेपर हुआ था, उसके कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं। इन्हीं के आस मतलब अकॉर्डिंग या फिर कुछ इसमें से क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा और इन्हीं को आप देखते हुए इनकी तैयारी कीजिए। बाकी और भी कुछ क्वेश्चन आएंगे तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर दूंगा। पहला क्वेश्चन लिखा है वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है। तो वायुमंडलीय दाब किस में नापते हैं? तो इसका आंसर लिखा बैरोमीटर में। लेकिन इसके अलावा और भी देखिएगा, पहला ऑप्शन लिखा है वोल्ट मीटर से क्या नापते हैं। तो जो अपना विभवांतर रहता है उसे वोल्ट मीटर से नापते हैं। गैल्वेनोमीटर से क्या नापते हैं? तो गैल्वेनोमीटर से अपन विद्युत धारा का प्रवाह नापते हैं। लास्ट लिखा है डी वाला थर्मामीटर। तो थर्मामीटर से नापते हैं तापमान। दूसरा क्वेश्चन लिखा है अम्ल और क्षार के बीच मध्य होने वाली अभिक्रिया को किसे कहते हैं? तो जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है, जब इन दोनों की आपस में क्रिया कराई जाती है तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है और बनने वाला पदार्थ लवण और जल कहलाता है। इस अभिक्रिया को बोलेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगला यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन, चिपको आंदोलन संबंधित है। तो ये लिखा हुआ है 6 क्लास की या 7 क्लास की हिंदी बुक में भी लिखा है कि कोई अमृता देवी थी, अमृता बिश्नोई, तो वो वाला चैप्टर है। तो किस लिए हुआ था ये? तो वन्य जीव संरक्षण से या वृक्षों के लिए हुआ था। तो वन संरक्षण के लिए हुआ था, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाने की घटना को क्या कहते हैं? तो देखा होगा कि जो अपना इंद्रधनुष होता है वो इसी घटना पे बनता है। जब श्वेत प्रकाश की किरण आती है और सूरज से इसकी रोशनी से मतलब प्रकीर्णन होता है तो अपने 7 अवयवी रंगों में बढ़ जाती है। इसे बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है। और ये हमेशा अगर सूरज पूर्व की दिशा में उगा मतलब सुबह का टाइम है तो पश्चिम में बनेगा, शाम का टाइम है तो पूर्व दिशा में मतलब सूरज की विपरीत दिशा में बनता है। अगला क्वेश्चन है 5वां, दंत विशेषज्ञ द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो एक अपना दर्पण से क्वेश्चन आएगा। दर्पण से एक क्वेश्चन एक ये भी आता है कि जो वाहन चालक होते हैं वो पीछे पश्च दृष्टि के लिए कौन से दर्पण का यूज करते हैं? तो उसमें आता है उत्तल दर्पण। अब पूछ रहा है किस दर्पण से बड़ा करने के लिए प्रयुक्त करते हैं? तो आंसर आएगा अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन लिखा है डॉक्टरी थर्मामीटर का तापीय परास क्या होता है, मतलब कहाँ से कहाँ तक का नापते हैं। तो इसके अलावा एक और क्वेश्चन होता है कि स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना होता है, मतलब स्वस्थ मनुष्य का टेम्परेचर कितना होगा। तो उसका आंसर होता है 36.6 डिग्री में, या फिर कहीं कहीं 37 डिग्री भी लिखा होता है, लेकिन सही आंसर है 36.4 डिग्री सेल्सियस। तो जो डॉक्टरी थर्मामीटर रहता है ये 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस का तापमान दिखाता है। अगला क्वेश्चन है 7th, स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम और अधिकतम सीमा क्या होती है, मतलब कोई भी स्वस्थ मनुष्य कहाँ से कहाँ तक का देख सकता है। तो न्यूनतम इसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर और अधिकतम का होती है अनंत तक, मतलब बहुत दूर तक हम देख सकते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है कि कहाँ तक देख सकते हैं, लेकिन 25 सेंटीमीटर से और पास का अपन नहीं देख सकते हैं। इसके लिए आप एक हाथ को अपनी आँख के पास ले जाकर देखिएगा, आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। जितने आप पास लाएंगे उतना दिखना आपको कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। जो अपनी नॉर्मल सूक्ष्मदर्शी होगी इससे बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आंसर है आवासीय और बड़ा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है कि मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है। तो उसका आंसर आता है वास्तविक होता है लेकिन उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्न में से चुंबकीय पदार्थ नहीं है, मतलब ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसमें चुंबक के गुण नहीं पाए जाते हैं। तो लोहा में पाया जाता है, निकल में पाया जाता है, कोबाल्ट में पाया जाता है, लेकिन जो जस्ता होता है उसमें चुंबक के गुण नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, मतलब विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है कि विद्युत अगर अपन लाइट चालू करेंगे तो चुंबक में भी लाइट आ जाएगी, किसने बताया था? फ्लेमिंग ने, फेराडे ने, एम्पियर ने या ऑस्टर्डर ने। तो ये आंसर रहेगा ऑस्टर्ड ने। ठीक है। फैराडे का नियम कौन था? तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रभाव का नियम था। ये सिर्फ चुंबकीय प्रभाव पूछा जा रहा है, अगर विद्युत चुंबकीय प्रभाव पूछा जाएगा तब फैराडे आ जाएगा। फ्लेमिंग का भी नियम होता है 10th क्लास में, ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ का बाएं हाथ का नियम वो भी विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर होता है।
एम्पियर ये है तो विद्युत धारा का है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है। सूर्य के अंदर ऊर्जा आती कहाँ से है? तो केवल दो क्रियाएं होती हैं, एक नाभिकीय संलयन होता है और एक नाभिकीय विखंडन होता है। तो सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन की वजह से ऊर्जा आती है और सूर्य के अंदर सबसे ज़्यादा गैस होती है हाइड्रोजन, सेकंड नंबर पर हीलियम। अगला क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको तो अब सॉल्व करना होगा। 13 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है? मतलब ऐसी कौन सी इनमें से चीज़ लिखी हुई है जो कि जंगल से अपन को नहीं मिलती। देखो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन जो है इसमें आएंगे वो अपन अपने कॉमन सेंस से या फिर थोड़ा समझ कर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 13 वाला क्वेश्चन है, तो देखो गोंद अपन को जंगल से मिल जाती है, किसी भी पेड़ पर जाकर थोड़ा सा कट लगा दीजिएगा, थोड़े दिन बाद उसमें से गोंद निकल आएगी। प्लाईवुड, प्लाईवुड मतलब प्लाई की लकड़ी, ये भी जंगल से मिल जाती है। सील करने की लाख, लाख जो रहती है ये भी जंगल से मिलती है, लेकिन कैरोसिन मिट्टी का तेल जंगल से नहीं मिलता है। अगला लिखा है 14 वाला क्वेश्चन है, आवेशित हो जाने पर इसमें से कौन से सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है? मतलब कौन सा सेल है कि एक बार अनावेशित हो गया फिर उसे फिर से चार्ज कर लो। तो क्वेश्चन लिखा बोल्टी सेल, सीसा संचालक सेल, लेकलांची सेल और डैनियल सेल। तो इसका आंसर हो जाएगा सही सीसा संचालक सेल। इसके अंदर भरा होता है लिथियम। ठीक है, ये आवेशित करने का जो पूरा सिस्टम होता है लिथियम पे डिपेंड करता है। वोल्टी सेल को और डैनियल सेल को गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। पैरामीशियम का प्रजनन अंग है, जो पैरामीशियम नाम का एक परजीवी होता है, किससे चलता है ये? तो इसका आंसर हो जाएगा सीलिया। बायोलॉजी का क्वेश्चन है। अगर लिखा है कोशिका क्रियाओं का नियंत्रण करने वाला अंग कौन सा है? तो पूरी कोशिका पे कौन नियंत्रण करेगा? केंद्रक। इसके अलावा इस कोशिका से 2-3 क्वेश्चन और होते हैं कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का प्रोटीन हाउस किससे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा राइबोसोम। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किससे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा गोल्जी कॉइल। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो केंद्रक में। डीएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। ये सब कोशिका के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और होता है कि कोशिका जो बाहरी परत होती है वो किसकी बनी होती है? तो कोशिका भित्ति बनी होती है। कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो होती है पादपों में, और कोशिका झिल्ली होती है वो होती है जंतुओं में। अगला क्वेश्चन है, केंचुए का श्वसन अंग है। केंचुआ कहाँ से श्वसन लेता है? तो क्लोम से, रंध्र से, फेफड़े से, त्वचा से। तो आंसर हो जाएगा त्वचा। ये क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट है, ध्यान से कर लीजिए। केंचुआ का श्वसन अंग त्वचा है। यूरिया उर्वरक है, वो यूरिया किसका उर्वरक है? तो आंसर आ जाएगा नाइट्रोजन का। आगे क्वेश्चन लिखा है, ब्रायोफाइलम में किस भाग में द्वारा जनन होता है? ब्रायोफाइलम नाम का जो पौधा होता है ये जनन क्रिया कहाँ से होता है? तो जितने इसमें देखो जितने भी पौधे होते हैं उनकी सभी क्रिया होती है, जनन क्रिया फूल से होती है, लेकिन जो ब्रायोफाइलम होता है इसकी जनन क्रिया पत्ती के द्वारा होती है। निमोनिया का रोग कारक जीवाणु है। पूछा जा रहा है निमोनिया होता है वो किससे होता है? निमोनिया मतलब कि जुखाम, जीवाणु से, विषाणु से, प्रोटोजोआ से या कवक से होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवाणु। जीवाणु मतलब वायरस से। तो निमोनिया जुखाम वायरस से फैलता है। ऐसे रोग जो एक दूसरे से बिना टच किए फैलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं अपन? वायरस वाले रोग, मतलब संक्रमण रोग बोलते हैं। तो वायरस से और बैक्टीरिया से और फंगस से रोग फैलते हैं। ये ध्यान से कर लेना, एक क्वेश्चन में से आएगा। इसमें अगला बोला जा रहा है कि किस रोग का टीका लगाया जाता है? तो जुकाम का कोई टीका लगता नहीं है, एड्स का टीका लगता नहीं है, मधुमेह और टाइफाइड। तो केवल टाइफाइड का टीका लगता है, मधुमेह मतलब इंसुलिन का टीका नहीं लगता है। रोहू और कतला क्या है? तो रोहू कतला मछली की प्रजातियाँ हैं। दूध में उपस्थित प्रमुख पोषक तत्व क्या है? दूध से हमें क्या मिलता है? कैल्शियम, सोडियम, आयरन। सभी को पता है कैल्शियम मिलता है। एक क्वेश्चन याद रख लीजिएगा कि जहाँ भी लैक्टो लिख के आ जाए, ठीक है, लैक्टोबैसिलस या लैक्टो करके आ जाए तो वो दूध के लिए यूज किया जाता है, लैक्टो। अगला है 24वां क्वेश्चन, साहीवाल किसकी नस्ल है? गाय की है, भैंस की है, मुर्गी या बकरी? तो उत्तर आ जाएगा गाय की। अगला लिखा है, ध्रुवीय भालू को अत्यधिक ठंडी जलवायु में रहने के लिए कौन सी विशेषताएं होती हैं? तो ध्रुवीय जो भालू रहते हैं तो उनके बाल क्या होते हैं? सफ़ेद होते हैं, त्वचा के नीचे वसा होता है और तीव्र सूंघने की क्षमता होती है। अगर जो व्यक्ति ज़्यादा मोटा होता है उसे कम सर्दी लगती है। लास्ट क्वेश्चन है 26 वाला, इसके बाद और भी 1-2 क्वेश्चन है। जाइलम ऊतक का कार्य है, 35 क्वेश्चन रहेंगे। जाइलम ऊतक क्या करता है? जल का संवहन करेगा। एक ऊतक और है फाइलम, फ्लोएम। जो फ्लोएम ऊतक है वो भोजन का परिवहन करता है। जो जाइलम होता है ये पाया जाता है जड़ में, और जो फ्लोएम होता है वो पाया जाता है तना में।
अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य की हृदय स्पंदन दर कितनी होती है, मतलब हृदय कितने में धड़कता है। तो औसत कितना होता है, 72 बार धड़कता है, लेकिन इसमें लिखा है 70 से 80 प्रति मीटर, इसका सही हो जाएगा, मतलब 1 मिनट में 70 से 80 बार। गैल्वेनीकरण क्या होता है, तो गैल्वेनीकरण का दूसरा नाम होता है जस्ताकरण या विद्युत लेपन भी कहते हैं। तो किसी धातु पर जस्ते की परत चढ़ाना गैल्वेनीकरण कहलाता है। इसमें लोहा लिखा है, लोहा की जगह बदलकर कोई और धातु लिख सकता है, लेकिन परत किसकी चढ़ेगी, हमेशा जिंक की। जिंक मतलब जस्ता, तो जस्ता की जगह जिंक भी लिख सकते हैं, और गैल्वेनीकरण की जगह विद्युत लेपन लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जंग लगने पर लोहा परिवर्तित होता है, लोहा किस में बदल जाता है, आयरन ऑक्साइड में, लेड ऑक्साइड में, आयरन सल्फाइड में, या जिंक ऑक्साइड में। उसका आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड में। और लोहे पे जंग लगने की क्रिया को संक्षारण बोलते हैं, ये भी याद रखना। तीसरा क्वेश्चन है, एलपीजी में पाई जाने वाली मुख्य गैस कौन सी है। तो याद रखिएगा एलपीजी, तो याद करना है बीपी, बी से ब्यूटेन और पी से प्रोपेन। तो एलपीजी में 2 गैसें होती हैं, ब्यूटेन और प्रोपेन। सबसे ज़्यादा ब्यूटेन होती है और दूसरे नंबर पर होती है प्रोपेन। अब एक क्वेश्चन और आता है कि एलपीजी जो गैस सिलेंडर होता है, इसके जब गैस रिसाव होता है तो कौन सी गैस की तीव्र गंध आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा मिथाइल मरकैप्टन। अगला क्वेश्चन है, मार्स गैस किसे कहते हैं। तो मीथेन को मार्स गैस कहते हैं, और इसी मीथेन को गोबर गैस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम की संयोजकता क्या होती है। तो ये परमाणु क्रमांक से अपन निकाल सकते हैं, वैसे आंसर में +2 है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो ऐसा परिवर्तन जो अपन को सीधी आंखों से दिखता है वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है, और जो सीधी आंखों से नहीं दिखता है वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो जंग लगना, आप क्या देख सकते हैं कि अभी बैठे हों, देखो जंग लगती जा रही है, जंग लगती है, तो ऐसा नहीं होता है। हम बर्फ़ का पिघलना देख सकते हैं, पानी में शक्कर घुलना भी देख सकते हैं, मोमो का पिघलना भी देख सकते हैं, लेकिन जंग लगने की क्रिया नहीं देख सकते। तो एक रासायनिक क्रिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये फ्लोरीन के कार्बन परमाणु की संख्या ही छोड़ो। अगला है, बेकिंग सोडा की प्रवृत्ति कैसा होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, या अम्लीय और क्षारीय दोनों होता है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्षारीय। इसके अलावा बेकिंग सोडा का और भी उपयोग समझ लीजिए, जब कभी चींटी का डंक लगता है तब भी बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। एनएमएस के और भी क्वेश्चन के लिए आप वीडियो देखते रहिए।